नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इंस्पेक्टर मनोज और आदमखोर मछलियाँ पार्ट 2। सरदार का हर्ष देख भैरव के हाथ पैरों में बला की ताकत आ गई। वह तेजी से तैरता हुआ किनारे पर पहुंच गया, लेकिन अभी वह किनारे को थाम अपने शरीर को ऊपर ले जाने की कोशिश कर ही रहा था कि पानी की सतह को फाड़ दूसरी शार्क ऊपर आई और भैरव को अपना बचाव करने का कोई अवसर नहीं मिला। आह! दूसरे ही पल शार्क भैरव को खींचती हुई पानी की आगोश में समा गई। उधर स्क्रीन पर तालाब का दृश्य देख प्रोफेसर नाडिया ने अपना सिर पीट लिया। ओ माय गॉड, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अगले ही पल उनकी पेशानी पर सिलवटी उभर आई। रोबो फिशिस को इंसानी खून मुंह लग गया है, वे आदमखोर हो गई हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे शमशेर सिंह को सच्चाई से अवगत करा देना चाहिए। तभी प्रोफेसर नाडिया के मस्तिष्क में एक विचार बिजली की तरह कौंध गया। अगर शमशेर सिंह को सच्चाई का पता चल गया तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यदि मैं मर गया तो उन आदमखोर मछलियों को खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा और तब न जाने कितने बेगुनाह लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर उन आदमखोर मछलियों का निर्माण मैंने किया है तो उनका अंत तो मैं ही करूंगा। उन्हें खत्म करने का उपाय मुझे करना ही होगा। इस निश्चय पर पहुंचते ही प्रोफेसर नाडिया ने शमशेर सिंह को सच्चाई बताने का इरादा छोड़ दिया। उधर पुलिस आईजी इंस्पेक्टर मनोज से कह रहे थे, हेवन आइलैंड के स्वामी शमशेर सिंह ने किसी भी हेलीकॉप्टर के वहां पहुंचने की जानकारी से इनकार किया है। लेकिन सर, आईजी रणवीर सिंह मनोज की बात काटते हुए बोले, हो सकता है किसी ने तुम्हें गलत सूचना दी हो। मुझे ऐसा नहीं लगता सर। मुझे पूरा विश्वास है कि अपराधी हेवन आइलैंड की ओर ही गए हैं, अतः मुझे तहकीकात के लिए वहां जाने दिया जाए सर। मैं अपना दावा सिद्ध करके दिखा दूंगा। असंभव। राय बहादुर शमशेर सिंह की इजाजत के बिना हमारी पुलिस हेवन आइलैंड में कदम भी नहीं रख सकती और मुझे विश्वास है कि शमशेर सिंह इजाजत नहीं देगा, क्योंकि हर वर्ष की तरह वहां पर्यटक पहुंचने वाले हैं। ऐसी हालत में वह वहां बौखलाहट या घबराहट का माहौल बनाना कदापि नहीं चाहेगा। तो फिर मुझे वहां पर्यटक के रूप में जाने की इजाजत दी जाए। तुम्हारा ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हें पूर्णतः गोपनीयता बरतनी होगी। किसी भी हालत में यह जाहिर न होने पाए कि तुम्हें सरकार द्वारा वहां किसी गुप्त मिशन पर भेजा गया है। मैं वादा करता हूं सर, इस मिशन की सारी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। तब आईजी गर्मजोशी से इंस्पेक्टर मनोज का हाथ थामते हुए बोले, गुड, तो फिर तुम तैयारी करो। आज ही तुम्हारे वहां जाने के सारे प्रबंध कर दिए जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। विश यू गुड लक। थैंक यू सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा सर। तत्पश्चात इंस्पेक्टर मनोज आईजी साहब से विदा ले कक्ष से बाहर निकल गया। रात के अंधेरे में एक वैन तेजी से कच्ची सड़क का सीना रौंदती हुई भागी चली जा रही थी। वैन का स्टीयरिंग इंस्पेक्टर मनोज के कुशल हाथों में था। हवलदार वीर बहादुर उसकी बगल में बैठा सामने फैले वीराने को घूर रहा था। थोड़ी ही देर बाद वैन दूर दूर तक फैले जंगल में दाखिल हो गई। वीर बहादुर से न रहा गया तो वह बोल ही पड़ा, सर, हेवन आइलैंड तक पहुंचने के लिए क्या यह रास्ता अपनाना जरूरी था? यहाँ आदमखोर शेर चीते शिकार की तलाश में घूम रहे होंगे। अगर हम उन्हें नजर आ गए तो वे हमें खरबूजे की तरह फाड़ खाएंगे। घबराओ नहीं, वे तुम्हें नहीं खाएंगे। लेकिन सर, इतनी रात में सफर करने की क्या जरूरत थी? हम दिन में भी तो आ सकते थे। मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि अपराधी अगर वहां से निकल गए तो फिर उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। परंतु यह तो गैर कानूनी है। आप जानते हैं, इस इलाके में रात में सफर करना जुर्म है। हम पकड़े भी जा सकते हैं। मिशन की कामयाबी के लिए इतना रिस्क उठाना तो जरूरी था। अभी इंस्पेक्टर मनोज की बात खत्म हुई थी कि हवलदार चीख उठा, सर, गाड़ी रोकिए। क्यों, क्या हुआ? इंस्पेक्टर मनोज वैन रोकता हुआ बोला, तुम्हारी हरकतों से तो मैं तंग आ गया हूँ। हवलदार इंस्पेक्टर मनोज के शब्दों को अनसुना करते हुए बोला, सर, उधर देखिए। तब इंस्पेक्टर मनोज की निगाहें हवलदार के इशारे का पीछा करती हुई दूर खड़े हेलीकॉप्टर पर जा टिकी। ओह! दूसरे ही पल इंस्पेक्टर मनोज हवलदार के साथ वैन से नीचे उतरा और उस दिशा में चल पड़ा जिधर हेलीकॉप्टर खड़ा था। सर, हो न हो यह वही हेलीकॉप्टर है जिसका प्रयोग अपराधियों ने सोना उड़ाने के लिए किया था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर हेलीकॉप्टर के नजदीक पहुंचकर इंस्पेक्टर मनोज हवलदार को हिदायत देते हुए बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, शायद अपराधियों का कोई सुराग मिल जाए। यस सर। तत्पश्चात इंस्पेक्टर मनोज हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। इधर इंस्पेक्टर मनोज हेलीकॉप्टर के भीतरी भाग का निरीक्षण कर रहा था। उधर अंधकार से एक साया वैन के निकट प्रकट हुआ और बड़ी सफाई से वैन का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर समा गया।
इधर थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर मनोज जब नीचे उतरा तो उसके स्वर में निराशा के भाव थे। अपराधियों ने अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा है। वे सोना भी अपने साथ ले गए हैं। फिर तो वे आयरन की ओर ही गए होंगे। हाँ, मुझे भी यही शक है कि वे प्रतिबंधित इलाके में ही कहीं छुपे होंगे। हमें फौरन वहां पहुंचना चाहिए। इतना कहने के साथ ही इंस्पेक्टर मनोज वैन की तरफ चल पड़ा। हवलदार वीर बहादुर ने उसका अनुसरण किया। फिर वे दोनों वैन में जा बैठे और अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। इसी दौरान जबर पटेल अपने 2 साथियों के साथ प्रतिबंधित इलाके में सफदर और भैरव सिंह को ढूंढता हुआ जैसे ही तालाब के पास पहुंचा, उसकी नज़र किनारे पर रखे कपड़ों पर पड़ गई। ओह, ये तो सफदर और भैरव सिंह के कपड़े लगते हैं। हाँ बॉस, इस दिन उन्होंने यही कपड़े पहन रखे थे। वे दोनों आसपास ही कहीं होंगे, लेकिन कपड़ों पर जमी धूल से तो यही प्रतीत होता है कि ये कपड़े काफी समय से यहाँ पड़े हैं। आश्चर्य है, सफदर और भैरव कपड़े उतारकर कहाँ गायब हो गए? अड्डे पर भी नहीं पहुंचे। बॉस, कहीं वे शमशेर सिंह के आदमियों द्वारा न पकड़ लिए गए हों। नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो उनके कपड़े यहाँ नहीं पड़े होते। तो फिर वे कहाँ हो सकते हैं बॉस? यही तो पता लगाना है। चलो ढूंढो उन्हें। अगर सफदर और भैरव सिंह नहीं मिले तो हमारा सोना भी हमें नहीं मिलेगा। अब खड़े क्या हो, ढूंढो उन्हें। यस बॉस। फिर वे सभी सफदर और भैरव की खोज में जुट गए। कुछ ही देर बाद जबर पटेल सफदर और भैरव सिंह को ढूंढता हुआ अपने साथियों सहित वहां स्थित भूमिगत प्रोफेसर नाडिया की प्रयोगशाला में पहुंच गया। यह तो कोई प्रयोगशाला मालूम होती है बॉस। हाँ, हो सकता है वे यहीं छुपे बैठे हों। दूसरे ही पल कदमों की आहट सुनाई देने लगी। शायद कोई आ रहा है। किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहो। कहने के साथ ही जबर पटेल ने रिवॉल्वर निकाल लिया और आगंतुक के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद संलग्न कमरे का द्वार खुला और प्रोफेसर नाडिया उनके सामने प्रकट होते हुए चकित स्वर में बोले, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं प्रोफेसर नाडिया हूँ, इसी प्रयोगशाला में रहता हूँ। ओह, फिर तो तुम सफदर और भैरव के बारे में जरूर कुछ जानते होंगे। तुम किसकी बात कर रहे हो? अपने उन 2 साथियों की जो हमारा सोना लेकर यहाँ आए थे पर वापस नहीं पहुंचे। उनके कपड़े हमें तालाब के किनारे पड़े मिले हैं। ओह, तो वे दोनों तुम्हारे साथी थे? जबर पटेल चौंका। साथी थे से तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि अब वे जिंदा नहीं हैं। क्या बकते हो तुम प्रोफेसर? किसने मारा उन्हें? आह, बताता हूँ। वे अपनी मौत खुद मरे हैं, पर मरते मरते वे मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर गए हैं। तत्पश्चात प्रोफेसर ने उन्हें सफदर और भैरव की मौत का कारण बता दिया। प्रोफेसर की बात सुनने के बाद जबर पटेल भयानक अंदाज में बोला, इसका मतलब हमारा सोना तालाब में पड़ा है? हाँ, पर तुम उन पेटियों को अभी तालाब से नहीं निकाल सकते। कौन रोकेगा हमें? तुम शायद उन आदमखोर मछलियों को भूल रहे हो मिस्टर। जो भी तालाब में उतरेगा वहां जिंदा नहीं बचेगा। तुम हमें उल्लू बनाने की कोशिश मत करो प्रोफेसर। हम इंतजार नहीं कर सकते। तुम तालाब के पानी को निकालने का रास्ता खोलो, उसके बाद हम मछलियों से खुद निपट लेंगे। अगर रास्ता खोला गया तो आदमखोर मछलियां झील में पहुंच जाएंगी और फिर हजारों जानें खतरे में पड़ जाएंगी। फिलहाल तो तुम अपनी जान की चिंता करो प्रोफेसर। बताओ, तालाब का पानी निकालने का रास्ता कैसे खुलेगा? मैं नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। अपनी जान के लिए मैं हजारों जानें खतरे में नहीं डाल सकता। अगर तुम थोड़ी देर रुक जाओ तो मैं आदमखोर मछलियों को खत्म करने वाली एटॉमिक गन तैयार करके तुम्हारे हवाले कर दूंगा। खामोश बुढ़े, हम 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते। अपनी जान की खैर चाहता है तो हमारे सवाल का जवाब दे। कभी नहीं। तो फिर मर। कहने के साथ ही जबर पटेल ने गोली चला दी। आह! प्रोफेसर नाडिया चीखते हुए फर्श पर लुढ़क गए। तब जबर पटेल अपने आदमियों को संबोधित करते हुए बोला, शेरा, जैकब, पानी का रास्ता खोलने का यंत्र यहीं किसी प्रयोगशाला में ही कहीं मौजूद होगा। उसका पता लगाने के काम में जुट जाओ। यस बॉस। तत्पश्चात जबर पटेल और उसके साथी उस यंत्र की तलाश में जुट गए। कुछ ही देर बाद जैकब की नज़र उस लीवर पर पड़ गई जिसकी मदद से तालाब के पानी का रास्ता खोला जा सकता था। उसने फौरन जबर पटेल को अपनी सफलता की जानकारी दी। जबर पटेल ने लीवर को दबाने में एक पल की भी देरी नहीं की। लीवर के दबते ही वे तीनों बाहर की ओर दौड़ पड़े। जब वे वापस तालाब के किनारे पहुंचे तो तालाब का पानी निचली सतह पर पहुंच चुका था। तालाब के कोने में पड़ी पेटियां साफ नजर आने लगी थी। पेटियों पर नजर पड़ते ही जबर पटेल अट्टहास करते हुए बोला, हा हा हा, आखिरकार हमारा सोना हमें मिल ही गया। बॉस, आदमखोर मछलियां भी नजर नहीं आ रही हैं। तुम भी उस पागल बुढ़े की बातों में आ गए जैकब। तो क्या उसने झूठ कहा था? तभी जबर पटेल उन्हें टोकता हुआ बोला, बेकार की बातों में समय बर्बाद मत करो, जल्दी पेटियां बाहर निकालो। यस बॉस।
लेकिन वह इस बात से अनभिज्ञ थे कि आदमखोर मछलियां पानी के साथ झील में पहुंच चुकी थी। ठीक इसी दौरान इंस्पेक्टर मनोज और हवलदार वीर बहादुर गेट नंबर 4 के निकट पहुंच चुके थे। गेट का ताला टूटा देख इंस्पेक्टर मनोज की आंखें चमक उठी। वह बोला, हम सही रास्ते पर आए हैं। गेट का टूटा हुआ ताला बता रहा है कि कोई गैर कानूनी ढंग से प्रतिबंधित इलाके में दाखिल हुआ है। वे और कोई नहीं, वही अपराधी रहे होंगे जिनकी हमें तलाश है। अब अपराधी बच नहीं सकते। ही। खामोश, तुम्हारी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। सॉरी सर। तत्पश्चात इंस्पेक्टर मनोज हवलदार के साथ अंदर दाखिल हो गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।